राजनीतिक कुर्सी की लड़ाई अब ईडी और सीबीआई पर आई। जी हां, कुछ इसी तरीके का माहौल आगामी हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछले वक्त हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के दो विधायक, सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार और महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह के तमाम ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई। उस छापेमारी के दौरान महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह के कई यहां पर बेनामी संपत्तियों के कागजात को जब्त कर लिया गया, जबकि सुरेंद्र पवार को तो ईडी ने गिरफ्तारी कर लिया। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ईडी और सीबीआई को लेकर के एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी जमीन को खो चुकी है, तो ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसियों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल कर रही है और विपक्षी नेताओं को परेशान करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव का हवाला देते हुए यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हुए नजर आए कि उस दौरान जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव थे और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी, उस दौरान यहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, वैभव गहलोत जैसे तमाम दिग्गज नेताओं पर ईडी की छापेमारी हुई, कार्यवाही हुई, लेकिन ईडी को खाली हाथ लौटना पड़ा। चुनाव को प्रभावित करने के लिए तमाम कार्यवाहियां हो रही हैं और ऐसे में आगामी वक्त में चाहे ईडी मेरे खिलाफ आए या सीबीआई आए, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी और संविधान निर्माता का बेटा हूं। आपको बता दें कि पिछले 9 सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ पंचकुला सीबीआई कोर्ट में एक मामला लंबित है, लेकिन इस बीच नायब सिंह सैनी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हुड्डा को उसके काले कारनामों की सजा भुगतनी पड़ेगी और आने वाले वक्त में जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। अमन जी, किस तरीके से देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व यहाँ पर मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है अभी तक कांग्रेस के नेताओं पर, विधायकों पर, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी शिकंजा कसता हुआ नजर आने वाला है? देखिए, बिल्कुल राजनीति जिस तरह चरम पर पहुंचेगी आने वाले दिनों में, चूंकि हरियाणा में चुनाव भी है, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि यहाँ पर कांग्रेस जो नेता है उनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। आपने देखा कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहे थे, उस वक्त भूपेश बघेल जो कांग्रेस के उस समय नेता थे, सीएम थे प्रदेश के, उनके ऊपर भी इस तरह के आरोप लगे। और देखिए, मजे की बात ये हो जाती है कि आरोप लगने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जिसने आरोप लगाया वो कहता है कि मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं। तो बिल्कुल ये राजनीति से कहने के प्रेरित नजर आता है। और देखिए, चुनाव में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने 5 सीटें यहाँ पर जीती और उसके अलावा भी 2-3 सीटों पर ऐसा जरूर था जो वो कहीं ना कहीं आगे दिखाई पड़ रहे थे। तो ये एक जो माहौल है और जो सर्वे कुछ दिनों पहले सामने आया है दिनेश, उसमें भी तकरीबन आप ये मानकर चलिए कम से कम 50 सीटों के आसपास कांग्रेस पार्टी यहाँ पर जीती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ हौसले बुलंद कांग्रेस पार्टी के नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ के बाद अब सीएम जो पद है उसको लेकर कौन बाजी मारेगा। क्या शैलजा होंगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस रेस में नजर आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा इस रेस में होंगे? क्योंकि आपको याद होगा किरण चौधरी ने जब बीजेपी में शामिल हो रही थी, उस वक्त ये कहा था कि सीएम पद के लिए अगर सबसे कोई बेहद उपयुक्त चेहरा है तो वो शैलजा है। तो ऐसे में आप देखिए, आने वाले दिनों में सीएम पद को लेकर कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं आपस में तनातनी का जो माहौल है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। दीपेंद्र हुड्डा एक यात्रा निकाल रहे हैं और उसके साथ साथ कुमारी शैलजा भी एक यात्रा निकाल रही है। तो क्या यहाँ पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान पर दबाव बनाने की, सोच विचार करने की कोई यहाँ पर परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही हैं? क्योंकि चीफ मिनिस्टर पद को लेकर आज भी देखें तो हुड्डा यहाँ पर फेवरेट नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा इसको इस तरीके से कि जिस तरह से वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ इतने लोग हैं, हमारे साथ इतने लोग हैं, और ये जो चीज़ें हो रही कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बिगाड़ की जो स्थिति है वो पनपती हुई दिखाई पड़ती है। आप देखिए, अगर एक ही पद को लेकर 2 उम्मीदवार इस तरह से आपस में भिड़ेंगे और सार्वजनिक तौर पर भिड़ेंगे, तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि 10 साल के बाद ऐसी स्थिति बन रही जहां पर ऐसा लग रहा है दिनेश कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बाजी मार सकती है। लेकिन अगर आपस में इस तरह का माहौल होगा, आपस में इस तरह की नाराजगी होगी, तो इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ सकता है और बीजेपी यहां पर एक बार फिर सत्ता में अपनी वापसी कर सकती है। बीजेपी यहां पर तीसरी बार जीत दर्ज करके जीत की हैट्रिक लगा सकती है और नायब सिंह सैनी भी यही दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर नायब सिंह सैनी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। नाजमीन मेरे साथ मौजूद है। नाजमीन, विपक्षी नेताओं को क्या वाकई उन पर ईडी और सीबीआई की कार्यवाही गैर कानूनी तरीके से हो रही है? क्योंकि नायब सिंह सैनी का ये कहना है कि भाई पिछले 9 सालों से जो कार्यवाही चल रही है, इसमें आप अपने तमाम सबूत पेश क्यों नहीं करते? आप दूर दूर भागते हुए नजर क्यों आते हैं? और जब केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो फिर आप यहां पर सरकार पर आरोप लगाते हैं। क्या हुड्डा के दावे जो हैं ये कहीं ना कहीं एक चुनावी दावे तो नजर नहीं आ रहे हैं?
यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर अगर हम बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ज़मीन हड़पने को लेकर, किसानों की ज़मीन हड़पने को लेकर मामला दर्ज है, जिसके तहत ईडी की कार्यवाही के तहत यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कार्यवाही होती है, चार्जशीट दाखिल की जाती है। आपको ये बता दें कि राव दान सिंह हो, यहाँ पर सुरेंद्र पवार हो या फिर यहाँ पर सिकंदर सिंह हो, तमाम इन नेताओं पर, इन विधायकों पर ईडी की छापेमारी अब तक देखी जा चुकी है। जहां सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी हुई है, सिकंदर सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन राव दान सिंह की बात की जाए तो उनके ठिकानों पर, उनके परिवार के ठिकानों पर छापेमारी हुई है, लेकिन कोर्ट में ये मामला यहां पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो 2004 में शायद उन्होंने यहाँ पर एक नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने किसानों की ज़मीन मांगी थी और लगभग देखा जाए तो ये मामला बढ़ता है और 2014 में 900 एकड़ ज़मीन किसानों की ली जाती है, जिसमें मानेसर घोटाला यहाँ पर ये कहा जाता है। इसके बाद 2017 में ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया जाता है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार थी उस दौरान ये दावा किया गया था कि यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल कंपनियाँ बनाई जाएंगी, उसके तहत यहाँ पर किसानों की ज़मीन ली गई। लेकिन देखा जाए तो 2017 में जब ये नोटिफिकेशन वापस लिया गया तो कम से कम 900 एकड़ ज़मीन का नुकसान यहाँ पर किसानों को भुगतना पड़ा, जो जबरन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जरिए ली गई। अब ऐसे में न्याप सिंह सैनी का दावा करना, वहीं इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से अभय चौटाला की बात करें, वो खुद दावा करते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब गिरफ्तार होंगे, सलाखों के पीछे पहुंचते हुए नजर आएंगे। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये दावा करना कि वो डरते नहीं हैं, अगर ईडी की कार्यवाही होती है जेल जाने से भी नहीं डरते हैं। लेकिन विधानसभा का चुनाव और ऐसे में ईडी की कार्यवाही ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मुश्किलों में आ चुकी है, क्योंकि जब विधायकों पर छापेमारी, विधायकों की गिरफ्तारी, तो वहीं अगर नेता प्रतिपक्ष के रूप में देखा जाए तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर गिरफ्तारी हो जाती है तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ती हुई नजर आ सकती है। नाज़मीन, ओबीसी वोट बैंक और दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन जाट वोट बैंक और यहाँ पर दलित वोट बैंक, क्योंकि दलित समुदाय से आती हैं कुमारी शैलजा, एक तरफ दीपेंद्र सिंह हुड्डा यात्रा निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा यात्रा निकाल रही हैं, तो क्या यहाँ पर जाट वोट बैंक और दलित वोट बैंक को एकजुट करके कांग्रेस पार्टी कोई रणनीतियां यहाँ पर सत्ता में वापसी के लिए तैयार करती हुई नजर आ रही है? देखिए, दुष्यंत चौटाला का भी यही दावा है और यहाँ पर कई ऐसे विधायक और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने वाले विपक्षी दलों का ये भी दावा है कि जब तक कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी खत्म नहीं होगी, जब तक कांग्रेस पार्टी का विधानसभा चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। जैसे कि कुमारी शैलजा का जिक्र कर रहे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर हरियाणा मांगे हिसाब के जरिए कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और जन जन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। और इसी बीच में एक और खबर सामने आ जाती है संकेतों के माध्यम से कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम चेहरे के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आगे हो सकते हैं। वहीं कुमारी शैलजा भी अपना चेहरा आगे करती हुई नजर आती है, वो भी यात्रा की शुरुआत कर चुकी हैं कांग्रेस संदेश यात्रा के जरिए। लेकिन दीपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में कुमारी शैलजा ने इस बात का भी ऐलान कर दिया है कि अगर आलाकमान चाहे, अगर पार्टी चाहे विधानसभा चुनाव लड़ाना तो वो बेशक यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो गुटबाजियां खत्म नहीं हो रही हैं। चाहे तो ये एक साथ मिलकर यात्रा निकाल सकते थे, तमाम वर्गों को साधने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन अलग अलग राजनीति करना, अलग अलग वर्ग को साधने की कोशिश करना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भारी पड़ती हुई नजर आ सकती है। आगामी वक्त में कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि महज 5 सीटें जीतने से सत्ता में वापसी नहीं की जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो दावे करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार की वापसी के जो दावे किए जा रहे हैं, किसानों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, नौजवानों की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। अनिल विज, राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की बात कर लिए, तमाम नेता एक गुट बना करके बीजेपी हाईकमान पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार दिग्गज नेताओं की अनदेखी यहाँ पर पार्टी संगठन को आने वाले चुनाव में प्रभावित कर सकती है। अब देखना यह होगा कि हरियाणा में सत्ता का ताज किस पर सजता हुआ नजर आएगा और क्या कांग्रेस पार्टी 10 सालों के सूखे को खत्म कर पाएगी। फिलहाल न्यूज रूम से इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।